हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह अनसॉल्व पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है और इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का संग्रह है जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्न पत्र आपके दिए गए हैं और यह अनसॉल्व पेपर आपका गणित का है। इस चैनल पर आज मैं पीछे इस वीडियो से पहले 13 पेपर को हल कर चुके हैं जिसमें 2023 का 6 सेट और 2024 का 7 सेट, टोटल 13 सेट पेपर हल कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं 14वां सेट आज पूरा करने वाला हूं। अगर आप पीछे के सभी सेट्स को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2023 का सेट नंबर 7 लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए अब यहां पे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पार्ट 1 में हम हल कर चुके हैं। देखिए यहां पे आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का केवल मैं ऑप्शन बताऊंगा और अगर आपको पूरा सलूशन चाहिए तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें अगर पूरा आप सलूशन सही समझना चाहते हैं तो। ठीक है, 7 सेट, देखिए सेट 7 यानी 2024 का 7 सेट और 2023 का यह 7वां सेट है। टोटल 14 सेट पेपर हो गए। अगर इन 14 सेट को आप अच्छी तरह रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको यह बता दें कि अगर आपके पास कोई और अनसॉल्व हो तब क्या करना है, तो आपको यह पेपर कोड ध्यान रखना है 822 JJ। ठीक है, इस पेपर कोड से आप खोजेंगे तो आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर होगा तो उसमें यह पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस सेट अलग हो सकता है वह सेट 2 हो, सेट 3 हो, सेट 4 हो, सेट 5 हो, कोई और सेट हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि पीछे के सभी सेट को आप अच्छी तरह जरूर देख लिए होंगे और अपना नोट्स जरूर बना लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्रत्येक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से पीछे की सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि उनका इस वीडियो में हम केवल ऑप्शन बताएंगे। अधिक जानकारी के लिए इसका पार्ट 1 जरूर देखें जहां पे हम पूरी तरह से सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D -12। प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। इसका राइट आंसर होगा 2, 0। अगला प्रश्न नंबर 3, यदि बिंदुओं A -4, 2 तथा B 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C A/8, 4 है तो A का मान होगा, तो A का मान आपका 4 होगा। ऑप्शन नंबर B आपका राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 4, यदि त्रिभुज ABC में AB = 6 √3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान होगा, तो कोण B का मान 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है, यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल -2 है तो k का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -1 होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर आप प्रत्येक प्रश्न का आप सलूशन चाहते हैं, प्रत्येक प्रश्न को सलूशन सहित देखना चाहते हैं तो इस कोड नंबर के पार्ट 1 को जरूर देखें, 822 JJ, इसके पार्ट 1 को जरूर देखें जहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को हल सहित हमने समझाया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 8, यदि sin θ
इक्वल टू कॉस थीटा 0 डिग्री स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। प्रश्न नंबर 10 है, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरी तो यक्स का मान होगा यानी -3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, साइन 15 अंश बटे में कॉस 75 अंश का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है और इस सारणी का माध्य पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19.5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है देखिए, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा, तो कोसेक थीटा का मान 5/3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी, तो इसकी माध्यिका जो होगी 33 होगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे, तो इसके जो मूल होंगे 1,1 होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा, तो x का जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी 11 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल है, तो इसका जो हल होगा ऑप्शन नंबर ए +/(1/√2), यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19, ठीक है, 18 के यह 2 ऑप्शन और हैं। प्रश्न नंबर 19 आपसे क्या पूछा हुआ है देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16:49। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 तक या बहुविकल्पी प्रश्न सभी खत्म हुए, ठीक है। पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि अगर इन प्रश्नों का आप सलूशन चाहते हैं तो सेम कोड नंबर का पार्ट 1 देखें, जहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को हमने हल सहित समझाया हुआ है, उन सभी प्रश्नों को एक बार आप जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग खंड बी के प्रत्येक प्रश्न को सलूशन सहित हल सहित समझने वाले हैं। एक एक प्रश्न का सलूशन आपको बताएंगे कि कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए, और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदर हो गया है। यह सभी प्रश्न जो है 2 मार्क्स के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर देख लीजिए 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आप देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसी को ऐसे भी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यह प्रश्न आपके बुक में उदाहरण है, वहाँ से आपको करना है, आपको दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है। ये आपके बुक में उदाहरण है, यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, बात एक ही होगी। तो यह उसका सलूशन है। एक एक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई सेट में इसको देखा गया है। जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप कि देख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे है इसका सलूशन, ठीक है ना,
यहाँ तक इसका सलूशन है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 21 का ख क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 अंश यदि tan P बराबर 1/√3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यह जो प्रश्न है हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ पे कंप्लीट किए हैं आपको बताते हैं। इसको हम लोग यह आपके एक्सरसाइज में 8A का 35 नंबर का क्वेश्चन है। 8A का 35 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसके सलूशन को दिखाते हैं कि 8A में 35 नंबर क्वेश्चन में कैसे यह हल किया गया। देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ABC के रूप में पूछा हुआ है, बस यही अंतर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न सेम है। क्या बोला हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और वहाँ पे बोला हुआ है कि कोण B क्या है, कोण Q 90 अंश है। तो बातें कही हुई 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। फिर कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, और वहाँ P और R के रूप में पूछा हुआ है। इसमें दो पार्ट पूछा हुआ है, आपको एक ही पूछा हुआ है तो एक ही करना है। यह इसका सलूशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्न में वहाँ पे P और Q के रूप में पूछा हुआ है क्योंकि जो त्रिभुज दिया हुआ है वह PQR के रूप में है और यहाँ पे हमने ABC मानकर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ABC क्योंकि इसमें ABC का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह उसका सलूशन है। आप एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी का मान ज्ञात कर लेना है। साइन A cos A sin C सभी का मान ज्ञात करके मान रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह उसका सलूशन है। अधिक जानकारी के लिए आप 8A का क्वेश्चन नंबर 35 देखें, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब कि आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे यह द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है वह सामान्य रूप से इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सबसे पहले इसकी हम लोग तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसकी तुलना, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब इससे तुलना होगा तो देखिए a के स्थान पे क्या है 4, तो a बराबर 4, b बराबर क्या है 3, c बराबर क्या है 5। ठीक है, यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -b + (√b² - 4ac बटे में 2a, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। मान रखते हैं, देखिए यहाँ पे b का मान है 3, सूत्र में माइनस है तो -3 + (√b²), b का मान है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 फार्मूले से, a का मान है 4 और c का मान है 5 बटे में 2a। ठीक है ना, 2a, a का मान क्या है 4। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है और हमें यक्स का मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ± अंडर यहाँ पे देखिए 9 माइनस गुणा कर लें, 4 चौक के 16, 16 पचे 80 बटे में 2 अठे 16 और सरल कर लेते हैं। तो देखिए -3 ± अंडर यहाँ पे देखिए 80 में से आपका 9 जाएगा, 80 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है ना, 80 में से 9 जाएगा 71 और बटे में 16। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे
a का मान 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे a का मान 4 है तो 8 होगा, यहाँ पे 4, ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 नहीं होगा 8 होगा, ठीक है, क्योंकि a का मान 4 है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे गलती से 8 लिखा गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, 71 पूरे के बटे में 8, यह एक आंसर हो गया। अब जब माइनस लेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेने पर, तो -3 माइनस रूट में 71 और बटे में 8, ठीक है, यह आपका माइनस लेने पर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न नंबर 2 का यही आंसर हो गया, प्रश्न नंबर 21 के गौ का, ठीक है ना, 21 के गौ का यही आंसर हो गया, एक यक्ष का मान यह हो गया, एक यक्ष का मान यह, और यही दोनों जो है क्या हो गए मूल हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 21 का घ देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 21 का घ है, बिंदुओं A 2, -2 और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए रेखाखंड की लंबाई का मतलब यह होता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं कि क्या आता है। देखिए यहाँ पे बिंदु हमने लिख रखा है, यहाँ पे अब बिंदु लिखा हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए बीच की दूरी के लिए हमें x1 y1 x2 y2 का मान हमें प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे मिलेगा हमें, यह जो मान होता है वह x1 होता है, यह आपका y1, यह आपका x2 और यह आपका y2। यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो यह दोनों बिंदु ए बी, इनके बीच की दूरी का जो सूत्र होता है आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे मान रख देंगे, x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, प्लस y2 - y1, y2 का मान है 7 और y1 का मान है यहाँ पे -2, तो y2 यानी 7, और देखिए माइनस यहाँ पे सूत्र में भी है और माइनस में यह वैल्यू भी है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी 7 + 2 इसका होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सरल कर लेंगे, तो सरल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 7 दूनी 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 और 1 82, 81 और 1 82। तो ए बी बराबर यहाँ से क्या आ गया, ए बी बराबर रूट में 82, और यही हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या दोनों रेखाखंडों की लंबाई। इनको जोड़ने पर ए और बी दोनों को जोड़ा जाए तो उस रेखाखंड की लंबाई √82 होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 का अंग क्या दिया हुआ है, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या प्रश्न में कह रहा है कि व्यास 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को, अब व्यास का मतलब कि उसकी जो मोटाई से मतलब है, उसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ है उसे पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद उसी से 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ बनाई जाती है। अब कह रहा है कि उस छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। छड़ की मोटाई का मतलब कि आपको छड़ का व्यास निकालना है, तो व्यास के लिए पहले त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। और जब भी आपसे प्रश्न में यह कहे कि यहाँ पे देखिए एक छड़ को पिघलाकर और उससे दूसरे शेप में बदला जा रहा है, तो दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब किसका आयतन की बात होगी, देखिए जो छड़ होगी, छड़ क्या होती है, गोल होती है, यानी बेलन के आकार की होगी, और दोबारा भी छड़ ही बनाई जा रही है तो अभी बेलन के आकार की होगी। दोनों का जो आयतन होगा वह आपस में बराबर होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पहली कंडीशन दी हुई है तो उसके लिए हम यहाँ पे
यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी त्रिज्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ से आपका r बराबर, यहाँ पे व्यास 1 दिया हुआ है तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए इसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं क्योंकि 2 त्रिज्याएं होंगी। तो r1 बराबर 1/2। 1/2 इसलिए क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, 1/2 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ कह रहा है तो जो इसकी लंबाई होगी वह एक्चुअल में ऊंचाई हो जाएगी बेलन के केस में। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरे बेलन के लिए क्या दिया हुआ है, जो पिघलाकर बनाई जा रही है उसके लिए आपको उसकी ऊंचाई दिया हुआ 18 सेंटीमीटर लंबी छड़ तैयार की जा रही है। चलिए इसको मान लेते हैं H1, तो इसको मान लेंगे H2। ठीक है, H2 का मान है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के जो आयतन होंगे, ठीक है ना, दोनों के जो आयतन होंगे वो आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे केवल मैं आपको हल करने का तरीका बता रहा हूँ, लिखने की लाइनिंग थोड़ा प्रॉपर ढंग से परीक्षा में लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बस मैं कम समय में यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आंसर कैसे आपको निकालना है। ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों के जो आयतन होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से आयतन को बराबर करते हैं, तो दोनों बेलन के शेप में हैं तो पाई r² H1 बराबर पाई r² H2। यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। हमें इस r2 का मान चाहिए और r2 का मान आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग व्यास फाइंड आउट कर लेंगे। तो r1 का मान देखिए क्या है, 1/2। r1 का मान 1/2, उसका स्क्वायर। H1 का मान आपका 8 है, बराबर r2² गुणे H2 का मान है 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और गुणे में 8। 4 से कट कर देंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखिए यह r2²। 18 को यहाँ पे गुणे में 18 है, ठीक है ना, 18 को जब इधर भेजेंगे तो वह बटे में चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 2/18 और इधर आपका r2² बराबर में है। तो किसी को इसको उधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए, बात एक ही होगी। हम 18 का यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं तो 2 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18। अब हमें r2 का मान चाहिए, तो r2 बराबर, जब यह स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी 1/9, और इसका वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, 1/3। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। r2 का मान क्या आ गया, 1/3। अब मोटाई निकालनी है, जैसे मान लीजिए छड़ क्या होगी, कुछ ऐसे ही होगी छड़, कुछ ऐसे। तो जब त्रिज्या हमें पता चल गई, कुछ ऐसे ही छड़ होगी, तो जब हमें त्रिज्या पता चल गई तो हम उसका 2 गुना कर देंगे तो यह उसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से व्यास हम निकाल लेते हैं। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या आपकी यह है, तो 2 गुणे 1/3 गुणा कर देंगे तो 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी टोटल इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 6 में से किसी 5 को हल करना है। ठीक है, किसी 5 को आपको हल करना है। प्रश्न 22 का क है, क्या समीकरण x + 2y - 4 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको 5 ही करना है, इसी प्रश्न को छोड़ देते हैं, बाकी प्रश्नों को कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 का ख है, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं क्योंकि 5 ही करना है, तो 5 कोई भी कर सकते हैं, तो एक छोड़ देते हैं, बाकी 4 को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 का ख है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह ₹2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी
मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह आपके बुक में यह जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 22, यह आपके बुक का उदाहरण है, ठीक है ना। तो आइए वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है, वहाँ से आप एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे देखिए यह आपका सोल्यूशन है, आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट है आपके बुक का। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न भी यही है। देखिए 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यह आपका सलूशन रहा। आप सलूशन को देख सकते हैं, एक एक स्टेप को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे का सलूशन दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये आपका आगे का सलूशन है। आप इसके सलूशन के एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण बनाया गया, समीकरण को हल करके और आपको x और y का मान ज्ञात कर लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आई होप कि इस प्रश्न को, इस उदाहरण को देखकर और आप इसको अच्छी तरह जरूर समझ गए होंगे। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का प्रश्न है, 4 नंबर का पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न नंबर 22 जो प्रश्न दिया गया है उसमें सभी प्रश्न आपके 4 मार्क्स के हैं। तो यह उसका सलूशन रहा। अगर फिर भी किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके प्रत्येक कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, और प्रत्येक कमेंट का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। यह आपके बुक का उदाहरण है, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न आपके 4 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं 4 नंबर का, सभी प्रश्न 4 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 22 का ग, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यह भी प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, या आपके बुक का यह भी उदाहरण है। चलिए इस प्रश्न को भी दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका सलूशन आपको मिलेगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछने के तरीके चेंज हैं, प्रश्न आपका वही है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 11 आप देख सकते हैं। देखिए क्या कैसे प्रश्न को घुमा कर पूछा हुआ है, प्रश्न बिल्कुल सेम है। क्या बोला हुआ है कि क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यह उसका सलूशन रहा। आपको पूरा काम वही करना है। यहाँ पे भी देखिए प्रश्न वही है, पूछा कैसे गया है। यहाँ पे उसी प्रश्न को बोल दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि यह सभी बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी यहाँ पे यह बताना है कि यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह बताना है। और यहाँ पे वही बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज है, ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, तो यदि हाँ मतलब यह शीर्ष अगर यदि एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि बनाते हैं तो वह किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो यह आपका उसका सलूशन रहा, ठीक है। आपको इस प्रश्न को कर लेना है। यह आपके बुक का उदाहरण नंबर 11 है, ठीक। आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत बड़ा भी नहीं है, और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग किया है। पहले पी क्यू के बीच की दूरी, फिर क्यू आर के बीच की दूरी, फिर पी आर के बीच की दूरी निकाल लिया है, और फिर पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके सोल्यूशन को आप देख लीजिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 का घ, चित्र में OA, OB बराबर OC, OA इंटू OB, ठीक है ना। इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कॉमा नहीं है, ठीक है ना। चित्र में OA गुणे OB, चाहे OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर है कोण C के तथा कोण B बराबर है कोण D के। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है, और यहाँ पे यह आपको आकृति दी गई है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके सलूशन को दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका सलूशन आपको मिलेगा। आप सोचते होंगे कि प्रत्येक प्रश्न तो उदाहरण ही दिया हुआ है तो क्या फ़ायदा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक एक प्रश्न को ढूंढ कर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से एक्सरसाइज से या कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको सलूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर कहीं पे डाउट है तो आप हमसे प्रश्न जरूर करें, आपके प्रत्येक कमेंट को हम जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए इसके सलूशन को दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले
तो यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 3 आप देख सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन है वही प्रश्न। दी हुई आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यहाँ पे आकृति दी गई है, देखिए वही प्रश्न है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे प्रश्न को आप मिला सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया है चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। तो यह उसका सलूशन है। यहाँ पे इसके सलूशन को आप देख लीजिए, फिर आगे के सलूशन को दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसको लिख लिया गया है। उसके बाद क्या किया गया, इसका पक्षांतर कर दिया गया इधर, ठीक है। पक्षांतर किया गया तो उसी बटे में आ गया और यहाँ पे ओ बी जो है इधर बटे में चला आया। अब यहाँ से आगे का सलूशन देखिए क्या है। यहाँ पे आगे का सलूशन ये आपका रहा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी और समीकरण 1 और 2 से कोण ए ओ डी समरूप त्रिभुज सी ओ बी, ठीक है। जब यह समरूप हो गए तो उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे कोण दिखाना है तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी कोण बी के बराबर। सोचिए इतना ही छोटा प्रश्न है और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। और आपकी परीक्षा में यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 का अंग, प्रश्न नंबर 22 का अंग क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का अंग पूछ रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज खंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह भी प्रश्न आपके बुक से ही है। चलिए इसके भी सलूशन को आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका सलूशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इसके सलूशन को आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे हल किया गया है प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न को एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे यह प्रश्न है आपका, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह उसका सलूशन है। आप एक स्टेप को यहाँ पे देख सकते हैं। यह आपका पूरा स्टेप है, ठीक है। यह आपकी यह फिगर है और यहाँ तक देखिए आपका यह उत्तर आ गया, ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी। तो यह आपके परीक्षा में देखिए यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 6 नंबर के लिए कोई अलग से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है ना। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में 6 नंबर का भी हो जाएगा और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में 4 नंबर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसके सलूशन को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 का च, देखिए क्या है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया गया है और यहाँ पे माध्यक दिया गया है, बारंबारताओं का योग दिया गया है, यानी इन सभी को जोड़ने पर 100 दिया गया है। x और y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके बुक से ही है। चलिए इस प्रश्न के सलूशन को आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसके सलूशन को देखते हैं। यह आपके बुक का उदाहरण नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे इसके सलूशन को आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। यह आपका वर्ग अंतराल बारंबारता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल देखिए, यहाँ पे एक बार प्रश्न में देखिए, यहाँ 0 से 100 चालू हुआ है और 900 से 1000 तक गया हुआ है और यहाँ पे 100 से चालू हुआ है, ठीक है, और 8 से 900 तक गया हुआ। बस यही अंतर है। प्रश्न आपका सेम है। हो सकता है कि इसमें प्रिंट करने में कुछ मिस्टेक हो गया हो क्योंकि दोनों प्रश्न के आंसर सेम आए हैं। तो आप इस प्रश्न को आप देख लीजिए। इसके सलूशन को आपको दिखा देते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल किया गया है। यहाँ पे यह उसका टेबल है, ठीक है ना, सारणी यहाँ पे है जिसकी सहायता से यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता निकाला गया है। चलिए आगे के सलूशन को भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए यह इसका आगे का सलूशन है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके सलूशन को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, एक एक स्टेप को
यहाँ पे समझ लीजिए। अगर कहीं पे भी आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके प्रत्येक कमेंट का हम जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आप इसके सोल्यूशन को एक एक स्टेप को देख लीजिए। यह आपका आंसर हो जाएगा x का मान 9 और y का मान 15। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माध्यक का आप केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करें तो आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, आप कई बार अगर दो सूत्र आपके बुक में है, दोनों का प्रयोग करेंगे तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा। मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ। देखिए यह आपका सूत्र है जो कि आसान है और आप इसकी सहायता से आसानी से एक सभी प्रश्न का आंसर जो भी जिसमें भी माध्यक या माध्यिका पूछा हुआ है आप निकाल सकते हैं। तो आप सभी इन दोनों सूत्रों के पीछे न जाएं, एक ही सूत्र याद रखें, इसी सूत्र को याद रखें और इसी से सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अथवा में इसी में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए जो प्रश्न नंबर 23, 24 और 25 है वह सभी 6 नंबर वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का है। तो देखिए जो छिन्नक का शंकु का जो छिन्नक था वह आपके सिलेबस से पूरी तरह हटा दिया गया है, तो इस प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, तो इस प्रश्न को नहीं करना है। अथवा वाले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और इसके सलूशन को समझते हैं। यह भी प्रश्न आपके बुक से ही है। ठीक है ना, यह भी प्रश्न आपके बुक से ही है। ठीक है, चलिए इसके सलूशन को आपको दिखाते हैं। देखिए इसके आंसर को देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देखना है इसके आंसर के लिए। देखिए क्या दिया हुआ, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही यहाँ पे यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, प्रश्न आपका एक यही है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, प्रश्न आपका यही है। यहाँ पे टाइपिंग करने में जब बुक टाइप की गई थी तो यह गड़बड़ी हो गई है, मैंने इसको दूसरे बुक से मिला लिया है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यही आपका सलूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पूरे सलूशन को, तो आप इसके सलूशन को नोट कर लीजिए। सोचिए कि इतना ही छोटा सा प्रश्न है और यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे कोण थीटा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी देखिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न आपका वही है। यहाँ पे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बोल दिया है। ठीक है ना, और वहाँ पे ऐसे पूछा हुआ है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो बात एक ही है। ठीक है, ये आपकी आकृति है और ये आपके प्रश्न का सलूशन है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए था और संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दोनों का यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, एक 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखिए यह जो चैप्टर है पहले आपकी बुक में चैप्टर 11 हुआ करता था, जो कि आपके सिलेबस से पूरी तरह से काट दिया गया है। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब वह आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रचनाओं का जो सिलेबस था चैप्टर नंबर 11 ज्यामितीय रचनाएं, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न को आपको नहीं करना है। यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ देख सकते हैं। चलिए अथवा में प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए पढ़ते हैं। यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका कोण A 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के सलूशन को दिखाते हैं। यह भी आपकी बुक में दिया हुआ प्रश्न है। इसके सलूशन को आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे इसका सलूशन आपको मिलेगा और कैसे करना है। देखिए यह आपके बुक का यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 आप देख सकते हैं। यह आपका सलूशन है। देखिए क्या है, BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। यह पूरा इसका सलूशन है। आप एक स्टेप को इसके देख सकते हैं। ठीक है, यह आपकी आकृति है और यह आपका सलूशन है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक के सलूशन को आप देख लिए होंगे। चलिए आगे के सलूशन को भी दिखा देते हैं।
यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे पूरा सिद्ध हो गया जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न और इस सेट के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, चलिए देखते हैं इसको। निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। 30 बटे में x माइनस वाई प्लस 44 बटे में x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण आपका है 40 बटे में x माइनस वाई प्लस 55 बटे में x प्लस वाई बराबर 13। अथवा में भी है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में 6 नंबर का है। देखिए 6 नंबर का यह प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे अथवा में देखिए क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पे स्टार भी लगाया हुआ है, और चूंकि दोनों में से किसी एक ही को करना है तो चलिए यहाँ पे हम लोग अथवा वाले को कर लेते हैं। और यह भी आपके बुक में दिया हुआ प्रश्न है, एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, पूछने का तरीका कुछ चीज़ें आगे पीछे पूछी हुई हैं, प्रश्न यही है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं। या आपके बुक में एक्सरसाइज बता देते हैं 3E का प्रश्न नंबर 11 है। 3E का प्रश्न नंबर 11 है। चलिए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ से देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए पूछा हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए अंतर क्या है। इसमें बोला हुआ कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो बात एक ही है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यह उसका सलूशन है। आप एक एक स्टेप को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यह आपका पूरा सलूशन है उसका। ठीक है ना, एक एक स्टेप को यहाँ पे देख लीजिए, और आंसर यह आपका आंसर है 5/12। ठीक है, आई होप कि आप इस प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप 3E के प्रश्न नंबर 11 को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट यह पूरा आपका यह जो पूरा सेट था 2023 का, वह पूरा कंप्लीट हुआ। देखिए इस चैनल पर अब तक हम लोगों ने 14 सेट कंप्लीट कर लिया, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि 2023 और 24 के सभी सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पूरा 14 सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन 14 सेट पेपर को आप देखना चाहते हैं तो प्रत्येक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप प्रत्येक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। मैं आज लिख कर आपको दे देता हूं कि अगर आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और प्रत्येक प्रश्न पे, यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी पे आप अच्छी तरह कमांड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न पत्रों को एक बार जरूर देखें ताकि प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझ पाएं। ठीक है ना, और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो सके। और भी हम आपको अब क्वेश्चन पेपर लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे बहुत जल्दी ही, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे ही। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।